तो हेलो दोस्तों, आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस करा था कि जीरो ऑर्डर की रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाके उसको देख लो, तब जाके आपको आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन क्या होगी, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन क्या होती है, उसका यूनिट वगैरह कैसे निकालेंगे, उसका इंटीग्रेटेड फॉर्म कैसे निकालेंगे। ठीक है, और उसमें डिस्कस करेंगे कि उसका हाफ लाइफ टाइम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें हम लोगों ने जीरो ऑर्डर रिएक्शन में भी एक बार निकाली थी। अब हमको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होती क्या है। ठीक है, देखो अच्छा इससे पहले हम लोगों ने जीरो ऑर्डर रिएक्शन में एक चीज डिफाइन करा था, एक टर्म डिफाइन करा था इस तरीके से। रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में डिस्कस करा था हम लोगों ने थोड़ा सा, कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है उसमें रेट ऑफ रिएक्शन को आप इस तरीके से दिखाते हो कि अगर आपके पास में एक रिएक्शन है, आर गिव्स आउट पी। ठीक है, इस तरीके का एक रिएक्शन है जिसमें आर को रिएक्टेंट कहते हैं, पी को प्रोडक्ट कहते हैं। तो एक रिएक्शन में रिएक्टेंट से आपको प्रोडक्ट फॉर्म करता है और उसमें रेट ऑफ रिएक्शन निकालना हो तो ऐसे माइनस डी आर डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल डी पी डिवाइड बाई डी टी, इस तरीके से निकालते हैं हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, एक तो तरीका ये रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का कि अगर आपके रेट ऑफ कंसंट्रेशन में कोई चेंज वगैरह आता है तो आप इस तरीके से निकालते हो। ठीक है, और हमने एक रेट लॉ पढ़ा है, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो वो होता है आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के पावर एन, और उसको और सिंप्लीफाई करें तो ऐसा मिलता है आर इज इक्वल के आर के पावर एन। ठीक है, ये होता है हम लोग का रिएक्शन। ये रेट लॉ होता है और ये रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, हालांकि दोनों का काम लगभग सेम एक ही जैसा चलता है। अब हमको डिस्कस करना है कि फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन क्या होती है। तो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन का मतलब होता है कि ऐसी कोई रिएक्शन, ठीक है, जब भी कोई रिएक्शन हो रही होती है उस टाइम पे अगर रिएक्टेंट के एक मॉलिक्यूल में रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के एक मॉलिक्यूल में अगर चेंज आता है, ठीक है, तो उसको कहा जाता है वो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। मतलब कि अगर, अच्छा एक चीज और, एन पता है ना क्या डिनोट करता है, इसमें जो एन लिखा गया है ये एन सिंपली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को शो आउट करता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को। ठीक है, आर का मतलब होता है चेंज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और पी का मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, और आर स्मॉल आर से क्या दिखाते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, और ये के क्या होता है तो रेट कांस्टेंट होता है। ठीक है, चलो अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि ऐसा रिएक्शन जिसके होने के टाइम पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के एक मॉलिक्यूल में चेंज आए। ठीक है, तो उसको कहा जाता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और उस टाइम पे एन की वैल्यू होती है 1। ठीक है, मतलब एक मॉलिक्यूल में चेंज करना है तो एन की वैल्यू कितनी आएगी, 1। जीरो ऑर्डर में क्या था कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के किसी भी मॉलिक्यूल में कोई चेंज नहीं आ रहा था, तो एन की वैल्यू उस टाइम पे ली गई थी 0। पर अभी के केस में क्या है, फर्स्ट ऑर्डर में, फर्स्ट नाम ही फर्स्ट ऑर्डर है, मतलब कि एन की वैल्यू में एक, मतलब उसके एक मॉलिक्यूल में चेंज आएगा। ठीक है, तो अगर उसके हिसाब से फॉर्मूले को और डिराइव करा जाए तो आर की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, के आर के पावर में 1। ठीक है, और आर की वैल्यू इन दोनों में से कोई एक सी वैल्यू आप पुटअप कर सकते हो। तो हम रिएक्टेंट की वैल्यू लेके चल रहे हैं तो हम रिएक्टेंट की वैल्यू पुटअप करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस डी आर डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल में के, और ये आर के पावर 1 मतलब के आर मिलेगा, सिंपल सा। ठीक है, अ, और चाहो तो डिस्कस कर सकते हो इसको, ये आर को नीचे लेके चले आओ, डी टी को ऊपर भेज दो। तो आर अगर नीचे आएगा तो ये मिलेगा माइनस डी आर डिवाइड बाई आर, और इज इक्वल में के डी टी। ये होता है सिंपल फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में अगर आपको सिंपली एक फॉर्मूला पूछा जाए तो ये फॉर्मूला होता है माइनस डी आर बाई आर इज इक्वल के डी टी, और एन की वैल्यू उसमें 1 होती है जिसको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है, इसमें ये डी आर क्या होता है तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है, आर को कहा जाता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी, मतलब कंसंट्रेशन जो होता है चेंजिंग के बाद, रिएक्शन के बाद जो कंसंट्रेशन आता है उसको कैपिटल आर से दिखाते हैं। के का मतलब होता है रेट कांस्टेंट, डी टी का मतलब चेंज इन टाइम होता है। ठीक है, तो ये नॉर्मल फॉर्मूला होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। अब अगर आपसे इसका इंटीग्रेशन फॉर्मूला निकालने के लिए पूछा जाए, इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ, इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अगर आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड फॉर्म निकालना हो तो क्या करोगे, तो देखो सिंपल सा फॉर्मूला है। इंटीग्रेटेड फॉर्म मतलब इंटीग्रेशन करना है, तो इस रिएक्शन का इंटीग्रेशन कर लो। अब इंटीग्रेशन करोगे तो ऐसा मिलेगा आपको माइनस डी आर बाई डी टी, ये डी आर और डिवाइड बाई आर है, इज इक्वल में के डी टी है, तो इनका आप इंटीग्रेशन कर लो। ठीक, अब इंटीग्रेशन कर लो आपको वैल्यू मिल जाएगी। अब इंटीग्रेशन में हमने क्या करा था, देखो
अब पिछले टाइम पे हमने जीरो ऑर्डर में इंटीग्रेशन करा था, तो उस टाइम पे तो नॉर्मल फॉर्मूला था, डिवाइड में तो कुछ नहीं था, और इसका जब हम लोग इंटीग्रेशन करे थे तो हम लोग को केटी मिल गया था, और प्लस में सी मान लो ऐड करना होता है, इंटीग्रेशन का रूल होता है। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करा जाए, तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है कि अगर कोई इंटीग्रेशन में टर्म अगर 1 dx होता है तो उसका वैल्यू मिलता है x, ठीक है। अगर मान के चलो 1/x मिल जाए, मतलब 1/r है ना, 1/r मतलब 1/x होता है, तो उसका इंटीग्रेशन होता है ln x होता है, ठीक है। ln x मतलब log कहते हैं उसको, log का नाम सुना, लॉगरिथमिक log, तो log को शॉर्ट फॉर्म में ln कहा जाता है, और जब ln को log में कन्वर्ट करते हैं ना तो उसकी एक वैल्यू लिखते हैं। ln को अगर log में कन्वर्ट करना हो तो 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो ln जो होता है वो log में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो हम बाद में करेंगे। फिलहाल जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपको मिलेगा ln x, ठीक है। अब चलो इंटीग्रेशन करते, तो ये dr डिवाइड बाई r है, तो इसका जब इंटीग्रेशन करोगे तो आपको मिलेगा ln r, ठीक है। इसे 1/x है, 1/r मान लेते हैं, dx की जगह पे dr है, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो ln x मिला था, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो ये मिलेगा ln r, ठीक है। इक्वल का साइन लगाएंगे, आगे k को बाहर कर लोगे तो अंदर बचेगा, इस तरीके का फॉर्म दो, k को जब बाहर कर लेंगे तो ऐसा दिखेगा 1 dt के जैसा, और 1 dt का होता है सिंपल सा x है तो ये हो जाएगा t। ये हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में करा था, ठीक है। और साथ में प्लस सी में एक कांस्टेंट टर्म यूज करा जाता है इंटीग्रेशन वाले फॉर्म में। अब आपको क्या करना था उसमें कि आपको c की वैल्यू निकालनी थी, तो c की वैल्यू निकालने के लिए आपको एक चाहिए होता है, कह सकते हो यूनिट चाहिए होता है, ठीक है, लिमिट चाहिए होती है। अब लिमिट के लिए क्या करोगे, तो हम इनिशियल कंडीशन पे भागते हैं, उसके लिए ना इनिशियल कंडीशन पे चलते हैं कि इनिशियल कंडीशन में क्या क्या टर्म्स हमारे पास में। तो इनिशियल कंडीशन में टाइम होता है 0, ठीक है, और जो आपका रिएक्टेंट होता है उसको डिनोट करते हैं आर नॉट से, ठीक है। इनिशियल कंडीशन में टाइम होता है 0 और रिएक्टेंट को आर नॉट से शो करा जाता है। अब बस यही वैल्यू को उठा के इसमें पुटअप करनी होती है, तो आपको सी की वैल्यू निकल के आसानी से मिल जाता है। तो वैल्यू पुटअप करके चेक कर लो, ये माइनस एल एन हो जाएगा, आर की जगह पे आपको पुटअप करना होगा आर नॉट, इक्वल का साइन लगाएंगे के, और टाइम आपका 0 है, प्लस में सी, ये मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा, तो सी की वैल्यू आपको मिल जाएगी माइनस एल एन आर नॉट, आपको सी की वैल्यू मिल गई माइनस एल एन आर नॉट, ठीक है। अब ये सी की वैल्यू उठा के इस वाले इक्वेशन में पुटअप कर लो, ठीक है। तो आगे अगर इस सी की वैल्यू को इसमें पुटअप करते हो तो आपको कैसा मिलेगा, माइनस एल एन आर इज इक्वल में के टी, वैल्यू पुटअप करेंगे तो माइनस एल एन आर नॉट। अब ये माइनस एल एन आर नॉट को इस साइड लेके आओ, तो दोनों टर्म्स देखो सेम से मैच करेंगे, तो इस साइड पे लेके आओगे तो ये हो जाएगा माइनस उस साइड में, इस साइड आएगा तो पॉजिटिव, तो एल एन आर नॉट और ये माइनस एल एन आर, इक्वल का साइन लगाएंगे के टी, ठीक है। और टी को इस साइड लेके चले आओ तो आपको मिलेगा के इज इक्वल एल एन आर नॉट माइनस एल एन आर डिवाइड बाई टी, ठीक है, टी से डिवाइड कर लो तो एल एन आर नॉट माइनस एल एन आर डिवाइड बाई टी, ये होता है आपका इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। अब चाहो तो इतने पे छोड़ दो, लेकिन इसको और सिंप्लीफाई करना पड़ता है, ठीक है। अब जब और सिंप्लीफाई करने जाओगे तो इसमें इसका एक फॉर्मूला होता है एल एन, देखो एल एन है ना, एल एन को लॉग कहते हैं ना, तो लॉग का एक फॉर्मूला होता है, ऐसा देखो, लॉग एम माइनस लॉग एन, इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। क्या होता है लॉग एम माइनस लॉग एन का फॉर्मूला, वो होता है लॉग एम डिवाइड बाई एन, ये एक फॉर्मूला होता है लॉग का, लॉग एम माइनस लॉग एन इज इक्वल लॉग एम डिवाइड बाई एन, और लॉग को शॉर्ट फॉर्म में एल एन लिखा गया उस टाइम पे। तो ऐसा ही देखो लॉग एम माइनस लॉग एन, तो लॉग एम माइनस लॉग एन को आप ऐसा लिख सकते हो लॉग एम डिवाइड बाई एन करके, तो अगर वैसा लिखते हो तो आपको मिलेगा एल एन आर नॉट डिवाइड बाई आर, ठीक है, और ये आपका 1/t, ठीक, इस तरीके से मिलेगा फॉर्मूला आपको, 1/t आपका हो जाएगा, एल एन आर नॉट माइनस एल एन आर का हो जाएगा लॉग एम माइनस लॉग एन, तो लॉग एम डिवाइड बाई एन इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अब इसके बाद देखो इसको, अब एल एन को जब चेंज करोगे, इस एल एन की वैल्यू को देखो इसके हिसाब से अगर चेंज करा जाए, कि एल एन को जब चेंज करते हैं तो लिखा जाता है 2.303 इंटू लॉग में लिखा जाता है, तो एल एन की वैल्यू को जब चेंज करोगे तो वो मिलेगा आपको 1/t,
तो ln को चेंज करना है, ln को हटाना है तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड बाई टी, उसके बाद ln की जगह पे अब log आएगा और ये r नॉट डिवाइड बाई r। ये आपका कंप्लीट फॉर्मूला हो गया फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ऑफ इंटीग्रेटेड टर्म। ठीक है, ये कंप्लीट फॉर्मूला होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, इंटीग्रेटेड फॉर्मूला। ठीक है, कैसे निकाला गया था, तो आपको सिंपली क्या करना है, ये टर्म जो आपने सिंपली निकाला था उसका इंटीग्रेशन करते जाएंगे, इंटीग्रेशन के बाद आपको मिलेगा माइनस एल एन आर इज इक्वल के टी प्लस सी मिलेगा। उसके बाद इनिशियल कंडीशन पे भाग के जाओगे तो टी इज इक्वल 0, आर की वैल्यू को आर नॉट लगते हैं और ये वैल्यू पुटअप करेंगे तो सी की वैल्यू मिलेगी माइनस एल एन आर नॉट। और ये वैल्यू जब पुटअप करेंगे तो आपको इस तरीके से दिखेगा माइनस एल एन आर इज इक्वल के टी माइनस एल एन आर नॉट। एल एन आर नॉट को इस साइड पे लेके आएंगे तो एल एन आर नॉट माइनस एल एन आर इज इक्वल के टी, और टी को डिवाइड करेंगे तो ऐसा फॉर्मूला मिलेगा के इज इक्वल एल एन आर नॉट माइनस एल एन आर डिवाइड बाई टी। ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला मिलेगा। उसके बाद एल एन आर माइनस एल एन आर का मतलब होता है वो होता है log m माइनस एन का फॉर्मूला। तो log m माइनस एन का फॉर्मूला होता है log m डिवाइड बाई n। तो उसको जब वैल्यू पुटअप करेंगे तो log m log n, तो m डिवाइड बाई n हो जाएगा, तो 1 बाई टी एल एन आर नॉट डिवाइड बाई आर मिलेगा। उसके बाद ये ln को चेंज करना पड़ता है तो उसकी वैल्यू को चेंज करेंगे, तो ln की वैल्यू को जब log में कन्वर्ट करते हैं तो 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ln जाके log में कन्वर्ट होता है। तो आपको ln को हटाना है तो 2.303 से 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो इतना मिलेगा 2.303 डिवाइड का t है और ln की जगह पे log आएगा और ये r नॉट डिवाइड बाई r। ठीक है, जिसमें ये k क्या होता है तो रेट कांस्टेंट होता है, t आपका टाइम होता है, log तो आपका एक कांस्टेंट वैल्यू है। आर नॉट जो होता है, ये आर नॉट को कहा जाता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन इनिशियल कंडीशन, और आर को कहा जाता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन टी टाइम। ठीक है, तो ये होता है आपका इंटीग्रेटेड फॉर्म। ठीक, उसके बाद ये होता है आपका सिंपल फॉर्म। अब इसके हिसाब से जैसे हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या करा था कि एग्जाम्पल लिया था। एग्जाम्पल क्या था हमारा, इस तरीके से हमने एक एग्जाम्पल लिया था। देखो चलो क्या लिया था हमने, जैसे हमारे पास में एक रिएक्टेंट होता है और वो प्रोडक्ट फॉर्म करता है, तो हमने क्या लिखा था कि हमारे पास में एक रिएक्टेंट है जो प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, और इनिशियल कंडीशन में जब टाइम 0 होता है तो रिएक्टेंट को ऐसे आर नॉट शो करा गया था हम लोगों ने, और प्रोडक्ट को पी नॉट शो करे थे हम लोगों ने। ठीक है, और टी टाइम पे हम लोगों ने टाइम को ऐसे लिखा था, रिएक्टेंट की वैल्यू को आर लिखे थे, प्रोडक्ट की वैल्यू को पी लिखे थे। ठीक, अब जब इनिशियल कंडीशन में हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो हम सपोज करते हैं कि अगर हमारे पास में इनिशियल कंडीशन में कोई रिएक्टेंट है, ठीक है, तो रिएक्टेंट की वैल्यू को अगर हम मान के चलें, हमारे पास में जो रिएक्टेंट है उसकी वैल्यू है ए। ठीक है, ए नाम का हमारे पास में एक रिएक्टेंट है। ठीक है, अगर रिएक्टेंट स्टार्टिंग में ए है तो प्रोडक्ट तो कोई फॉर्म नहीं करेगा, तो प्रोडक्ट की वैल्यू तो 0 मिलेगी, क्योंकि स्टार्टिंग कंडीशन में जब हमने रिएक्टेंट स्टार्ट करनी होती है तो रिएक्टेंट होता है, सिर्फ हमारे पास में प्रोडक्ट नहीं होता है। तो टी इज इक्वल 0 टाइम पे रिएक्टेंट को आर नॉट से शो करते हैं जिसकी वैल्यू हमारे पास में ए है, तो प्रोडक्ट की वैल्यू हमारे पास में 0 मिलेगी। अब टी टाइम के बाद जब हम रिएक्टेंट को देखते हैं तो उसको आर से डिनोट करते हैं, और उसकी वैल्यू क्या होगी, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो टी टाइम के बाद जब हम प्रोडक्ट को देखते हैं तो प्रोडक्ट हमें कुछ ना कुछ तो बन के मिलेगा। ठीक है, जाहिर सी बात है प्रोडक्ट कुछ ना कुछ तो बन के मिलेगा। तो हम सपोज करते हैं कि प्रोडक्ट हमको मिलता है एक्स, ये एक्स प्रोडक्ट बन के मिलता है। अगर एक्स प्रोडक्ट फॉर्म होके मिलता है तो रिएक्टेंट कितना बचेगा, ए में से एक्स को माइनस कर लो तो उतना आपके पास में रिएक्टेंट की वैल्यू बचेगी। ठीक है, अब ये जो वैल्यू आई है इसको अगर हम इस इंटीग्रेटेड फॉर्म में रखें तो के की वैल्यू क्या मिलेगी, 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग, वैल्यू पुटअप करेंगे, आर नॉट की वैल्यू क्या है ए, और आर की वैल्यू क्या है ए माइनस एक्स। तो एक और इस तरीके से फॉर्मूला बना सकते हो आप, k इज इक्वल 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग a डिवाइड बाई a माइनस एक्स, जिसमें a क्या है आपका, a आपका स्टार्टिंग मतलब रिएक्टेंट होता है, और x क्या होता है आपके पास में प्रोडक्ट होता है। तो आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के फॉर्म में फॉर्मूला चाहो तो इस तरीके से लिख सकते हो, सिर्फ रिएक्टेंट के टर्म में चाहिए तो आपको इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला। अब आप इसके हिसाब से आप चाहो तो यूनिट भी निकाल सकते हो, जैसे हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन में यूनिट निकाली थी वैसे आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में भी यूनिट निकाल सकते हो। अगर हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के यूनिट की बात करें, मतलब रेट कांस्टेंट जो हमारा होता है उस रेट कांस्टेंट का फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में अगर यूनिट निकालना चाहो
कैसे निकालोगे, देखो 2.303 तक नंबर है तो कोई यूनिट नहीं होगा। टाइम का हो जाएगा तो ये टाइम नीचे है तो टाइम इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। लॉग का कोई यूनिट नहीं होता। ए मतलब कंसंट्रेशन होता है तो मोल पर लीटर हो जाएगा, ठीक है, मोल पर लीटर। उसके बाद डिवाइड करेंगे, ये भी आपका कंसंट्रेशन ही है तो इसका भी होगा मोल पर लीटर, ठीक है। अब दोनों मोल पर लीटर दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे सेम नंबर से। अब तो ये जब कैंसिल आउट हो जाएंगे तो आपको मिलेगा यूनिट मोल टाइम इनवर्स, सिंपल सा। सिर्फ आपको मिलेगा टाइम इनवर्स, मतलब ये कंसंट्रेशन दोनों कैंसिल आउट। लॉग की कोई यूनिट नहीं होती, 2.03 एक नंबर तो कोई यूनिट नहीं होगी, तो बचेगा सिर्फ 1/t करके, और 1/t का यूनिट हो जाएगा टाइम इनवर्स। और उस टाइम इनवर्स को आप चाहो तो सेकंड इनवर्स करके लिखो, चाहे तो हावर इनवर्स करके लिखो, चाहे तो मिनट इनवर्स करके लिखो, वो डिपेंड करेगा आपकी रिएक्शन किस टाइम में चल रही है, ठीक है। तो आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में अगर यूनिट पूछा जाए रेट कांस्टेंट का तो ये होता है टाइम इनवर्स, ठीक है। रेट कांस्टेंट ये के की अगर यूनिट पूछी जाए तो टाइम इनवर्स होता है, ठीक है। इनके बाद एक चीज और आती है जिसको कहा जाता है हाफ लाइफ टाइम। व्हाट इज हाफ लाइफ टाइम इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? हाफ लाइफ टाइम, ठीक है, कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ टाइम क्या होता है। तो हाफ लाइफ टाइम का मतलब आपको पता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन जिसने भी देखा होगा उसको पता होगा कि हाफ लाइफ टाइम का मतलब क्या होता है, कि कितने टाइम में आपके रिएक्टेंट की वैल्यू हाफ हो जाती है, उतने टाइम को हम लोग हाफ लाइफ टाइम कहते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में अगर आपसे पूछा जाए हाफ लाइफ टाइम क्या होता है, तो जितने टाइम में रिएक्टेंट की वैल्यू का हाफ हो जाती है, ठीक है, जितने टाइम में आपके कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की वैल्यू आधी हो जाती है, उतने टाइम को हम लोग हाफ लाइफ टाइम कहते हैं, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं टी हाफ से, ठीक है, इसको हम लोग टी हाफ से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अब इसको लिखा कैसे जाएगा, तो सपोज करो इनिशियल कंडीशन में हमारे पास टाइम जीरो होता है, रिएक्टेंट को हम लोग शो आउट करते हैं आर नॉट से, ठीक है, इस तरीके से शो करते हैं, ये इनिशियल कंडीशन में हमारे पास रिएक्टेंट है। तो अगर हम टी टाइम के बाद देखें तो टी टाइम के बाद कह रहा है कि अगर आपको हाफ लाइफ टाइम चाहिए तो टी टाइम के बाद आपकी रिएक्टेंट जो होती है वो आर होती है, और वो कह रहा है कि वो आर नॉट डिवाइड बाई टू हो जाएगी, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आपकी आधी होनी है टी टाइम के बाद। तो टी टाइम के बाद अगर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हाफ हो जाती है तो उसको लिखा जाएगा वो हाफ लाइफ टाइम होता है, ठीक है। तो इस तरीके से शो आउट करेंगे, ठीक। अब आगे अगर वैल्यू पुटअप करी जाए तो आपको क्या मिलेगा, वैल्यू पुटअप करने पे तो k इज इक्वल हो जाएगा, ये वैल्यू पुटअप कर रहे हैं हम लोग, ये वाली पूरी वैल्यू उसमें पुटअप कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मिलेगा 2.303 डिवाइड बाई टी की जगह पे टी हाफ मिलेगा, लॉग मिलेगा, ठीक है। आर नॉट की जगह पे तो देखो क्या मिलेगा, आर नॉट को तो आर नॉट ही करके छोड़ दो। अब जो आर है वो आर क्या हुआ था टी टाइम बाद, वो इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ हो गया था, तो ये हो जाएगा आर नॉट डिवाइड बाई टू। तो आर नॉट से आर नॉट सिंपली कैंसिल आउट हो जाएगा और टू ऊपर जाएगा तो आपको मिलेगा के इज इक्वल 2.303। एक काम कर लेना, टी हाफ को इधर भेज के के को नीचे भेज लो, तो ऐसा दिखेगा टी हाफ इज इक्वल और ये डिवाइड बाई के, ठीक है। ये बचेगा आपका log 2, आर नॉट से आर नॉट कैंसिल आउट, टू ऊपर चला जाएगा तो log 2 बचेगा। अब अगर आपको log 2 की वैल्यू पता है, ठीक है, तो आप इसमें log 2 की वैल्यू पुटअप कर लो और मल्टीप्लाई करके और कैलकुलेशन को आसान कर लो। तो log 2 की अगर वैल्यू नहीं पता तो नोट कर लेना, log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, ये होती है log 2 की वैल्यू, ठीक है। तो log 2 की अगर वैल्यू पुटअप करोगे तो ये हो जाएगा टी हाफ इज इक्वल 2.303 डिवाइड बाई के इंटू 0.3010। अब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद वो आता है टी हाफ इज इक्वल आपको मिलेगा 0.6932, ठीक है। ये 2.303 और 0.3010 का जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपको मिलेगा 0.6932 करके, ठीक है, और डिवाइड बाई के, ठीक, डिवाइड बाई के। ये होता है आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ टाइम का वैल्यू, ठीक है। टी हाफ इज इक्वल 0.6932 डिवाइड बाई के, ठीक। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में अगर आपसे इंटीग्रेटेड फॉर्म पूछे तो ये होता है इंटीग्रेटेड फॉर्म के इज इक्वल 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग आर नॉट डिवाइड बाई आर नॉट, ठीक है, या फिर 2.303 डिवाइड बाई टू लॉग ए डिवाइड बाई ए माइनस एक्स कर सकते हो। सिंपल फॉर्म पूछा जाए तो माइनस डी आर बाई आर इज इक्वल के डी टी। हाफ लाइफ टाइम पूछा जाए तो हाफ लाइफ टाइम होता है 0.6932 डिवाइड बाई
के, और उसकी यूनिट क्या होती है के की, तो टाइम इनवर्स होती है। ठीक है, ये होता है आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का पूरा का पूरा फॉर्मूला कह सकते हो। ठीक है, कि उसमें हाफ लाइफ टाइम क्या होता है, इंटीग्रेटेड फॉर्म क्या होता है, नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, उसकी यूनिट क्या होती है, तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट होता है। ठीक, तो अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट जरूर करिएगा, फिर हम लोग उस नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।